हाँ, हेलो। क्लास 10th। बेटे, आज मैं आपको आपका कृतिका जो आपकी बुक है उसका सेकंड चैप्टर, जो कि सीबीएसई ने इस बार के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बताया है और वो डिलीटेड भी नहीं है, उसे मैं आपको विस्तार सहित बताऊंगी। जैसे मैंने इससे पहले चैप्टर में भी आपको बताया था कि इसमें गद्यांश के आधार पर यानी पैराग्राफ के आधार पर क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं। केवल क्वेश्चन आंसर आते हैं पाठ के आधार पर, पूरे पाठ को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो, और एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी आपके इस बार से लगे हैं, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन इस बुक में से आने हैं, ऐसा सीबीएसई ने प्रावधान रखा है इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो अब आते हैं अपने सब्जेक्ट में यानी अपने पाठ में। तो आज सेकंड चैप्टर आपका जो है वो है जॉर्ज पंचम की नाव। इसके राइटर हैं कमलेश्वर। तो बेटे, पहले तो आप ये समझिए कि ये जो निबंध है ये व्यंग्यात्मक निबंध है। व्यंग्यात्मक मीन्स व्यंग्य भी एक हिंदी की विधा है, ठीक है। तो ये कभी क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट्स में या एमसीक्यू में कि ये निबंध किस विधा पर, हिंदी की किस विधा पर आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए ये निबंध जो है ये व्यंग्य विधा पर आधारित है। अब देखिए इस पाठ में है क्या। पाठ में बात उस समय की है जब हमारा देश शुरू शुरू में आज़ाद हुआ था, और आज़ाद होने के कुछ सालों बाद इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने परिवार सहित उसने भारत में आने का, भारत भ्रमण का, भारत में घूमने का मन बनाया। तो जब एलिजाबेथ का भारत भ्रमण में आने का मन हुआ तो उससे पहले जो भारत में तैयारियां हुई उसको एक नाक के माध्यम से लेखक प्रस्तुत करता है, और उस नाक को मान सम्मान का प्रतीक मानते हुए पूरी कथा, पूरी का पूरा निबंध उस नाक पर ही आधारित है, उस नाक के आगे पीछे ही घूमता रहता है। तो सर पहले पहले जब वो एलिजाबेथ आई तो यहाँ के जो शासक थे उनमें पहले खलबली मच गई कि हमने उसके स्वागत में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और वहीं पर जैसे हमारे आज चौराहों में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फ़ोटो होती है, वैसे ही अंग्रेज़ों के समय में जॉर्ज पंचम, जिसकी नीतियाँ भारत विरोधी थी, जिसकी नीतियाँ भारत को दबाने वाली, कुचलने वाली, मसलने वाली थी, तो उस जॉर्ज पंचम की लाट बना रखी थी चौराहे पर, दिल्ली के किसी चौराहे पर जॉर्ज पंचम की का स्टैच्यू बना हुआ था। तो उसी स्टैच्यू को किसी भारतीय जो देशभक्त था, उस देशभक्त ने गार्ड के होते हुए, पुलिस वालों के होते हुए भी उस नाक को, जॉर्ज पंचम की नाक को काट दिया। अब शासक वर्ग बड़ा परेशान, उसने कहा कि ये जॉर्ज पंचम जो है वो अंग्रेजी ही है, और अगर इसकी नाक कट गई, नाक कटी हुई एलिजाबेथ ने देखी तो इससे तो हमारी नाक कट जाएगी। हमारी नाक कट जाएगा मतलब क्या है कि हमारा आत्मसम्मान कम हो जाएगा, हमारी बदनामी हो जाएगी कि यहाँ के लोग एक नाक को भी सही सलामत न रख सके। तो यहाँ के शासकों में हलचल मच गई। रानी एलिजाबेथ के आने पर यहाँ भी भूचाल जैसा आ गया। यहाँ वो जो दर्जी था तो वो सोचने लगा कि किस तरह के कपड़े पहनेंगी। एक जगह लेखक कहता है कि जो उसका दर्जी था, टेलर था, तो उसने उसके लिए अलग अलग तरह के कपड़े कैसे पसंद करेगी, उसकी परेशानी अलग थी, शासकों की परेशानी अलग थी, और कैसे नगर को चमकाया जाए, कैसे सड़कों को चमकाया जाए, तो उनके भारत आगमन के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएं, कितना खर्चा आएगा, कौन से खनसामे होंगे यानी खाना बनाने वाले, और किस तरह की तस्वीरें छपेंगी। ये सारी बातें शासकों के लिए एक क्या होगी, परेशानी का सबब बन गई, एक बहुत बड़ा हो गया। और जबकि उस समय हमारा देश नया नया आज़ाद होने से बहुत पुअर कंडीशन में था, बड़ी गरीबी की दशा में था। देश को उस समय इस ऐसी आवश्यकता नहीं थी, देश को विकास की आवश्यकता थी, देश को अपने जनता का पेट भरने की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ के शासकों ने, यहाँ के हुक्कामों ने उस रानी एलिजाबेथ के पीछे इतना पैसा खर्च किया, जो कि यहाँ की भारतीयों की मेन बात जो लेखक कहना चाहता है वो भारतीयों की गुलाम मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि भारतीय कितने भी आज़ाद हों
लेकिन उनकी मानसिकता आज भी गुलामी का भाव प्रदर्शित करती है। ये मुख्य बात इस कथा में है। उसके बाद अब जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए क्या परेशानी आई, देखिए। उसके लिए क्या हुआ कि मूर्तिकार को ऑर्डर दिया गया कि तुम चाहे कहीं से भी लाओ कि इसकी नाक लाट में जो नाक है वो लगनी चाहिए। और उसमें क्या हुआ कि वो बेचारा कहाँ कहाँ घुमा, पुरातत्ववेत्ताओं के पास गया, पहाड़ों में गया उसका पत्थर लाने के लिए कहीं मिल जाए, और जगह जगह घूमा, और जगह जगह घूमा। और उसके बाद भी उन्हें क्या हुआ कि उन्हें वो पत्थर उस नाक का पत्थर कहीं मिल ही नहीं पाया। पूरा किसी भी तरह से उस मूर्तिकार को जब पत्थर नहीं मिला, तो अब क्यों नहीं मिलने का जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है कि उस नाक का पत्थर हमारी इंडिया में कैसे हो सकता है, हमारे भारत में कैसे हो सकता है, हमारे देश में, कि जिन राजाओं ने, जिन विदेशी ताकतों ने हमारे देश को इतने साल तक गुलाम बनाया, उनकी नाक हमारे सामने कैसे जिंदा रह सकती है। कहने का मतलब है कि वो हमारे सामने कैसे सम्मान की स्थिति पा सकते हैं, नहीं पा सकते। ठीक। उसके बाद जब किसी तरह से वो जो मूर्तिकार था वो हर तरह से हार गया, पहाड़ों में जाकर, पर्वतों में जाकर, और इवन कि यहाँ के जो हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, या जो हमारे देश के महान लोगों के, पुराने लोगों के जो स्टैचू थे, उनकी नाक के पत्थर को भी इनके उस नाक में फिट करने की कोशिश की गई कि उनकी पत्थर का उस लाट का, हमारे देश के जो हितैषी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी लाट का नाक काट कर जॉर्ज पंचम की नाक में लगा दी जाए, ये भी कोशिश हुई, इसके लिए भी विचार किया गया। लेकिन उस नाक, हमारे भारतीयों की कोई भी नाक उस लाट में फिट नहीं आई। यहाँ इसका मतलब ये है कि कैसे समान हो सकती है। हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी वो अपने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर गई, अपने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया। तो ऐसे हमारे देशभक्तों के उस गद्दार की नाक में लगाने के लिए कैसे फिट आ सकती है। ठीक है, मैंने कहा ना पूरी कथा नाक पर आधारित है और बहुत सी शिक्षाएं मिली हैं उसके आधार पर। अच्छा, उसके बाद जब किसी तरह से नहीं हुई, जब कहीं पर भी पत्थर नहीं मिला, कोई किसी तरह से भी कोई उपाय नहीं बना, तो अब उसके बाद क्या किया जाए। सारे शासक परेशान, ठीक है, देश भर का दौरा हो गया, कई मीटिंगें हो गई शासकों की, किसी तरह से भी। इवन रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाष, राजा राम मोहन राय, गांधी, पटेल, देसाई, सबकी मूर्तियों की नाकें देखी गई। सारी पूरी भारतवर्ष में सभी की नाकों की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी तरह से उन जो 1942 में शहीद हुए थे उन बच्चों की भी नाक की कोशिश की गई, लेकिन कहीं तरह से कोई भी नाक उसमें फिर जब किसी तरह से नहीं आई, तब उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा कि किसी जिंदे आदमी की नाक काटकर उस लाट पर लगा दी जाए। और उस नाक, क्योंकि जिंदे आदमी की अगर नाक काट के लगाई दी जाएगी तो लाट में क्या होगा, क्योंकि वो तो पत्थर का है, और जिंदा नाक क्या होगा, कुछ समय बाद मुरझा जाएगी। तो उसके लिए क्या किया, उसके आसपास जो तालाब था, उस तालाब की खाली काली काई निकाली गई, जिससे कि नमी बनी रहे। लाट में नमी बनी रहेगी तो क्या होगा, उसमें वो नाक एकदम से नहीं मुरझाएगी, कम से कम रानी एलिजाबेथ का आने तक तो बनी रहनी चाहिए। तो इस तरह भारतीयों ने किसी एक जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर उस पर लगा दी। और उस दिन लेखक कहता है कि सारे अखबार चुप थे। तो इस तरह की पत्रकार की किस तरह से हुआ, कैसे जरिए से हुआ, पत्रकार के जरिए। पत्रकार रोज बताता कि आज जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी, आज जॉर्ज पंचम की नाक में ये हुआ, आज जॉर्ज पंचम की नाक लगने के लिए ये कार्यवाही की गई, आज शासकों ने ये किया, मूर्तिकार ने ये किया। और अंत में जब नाक लगी तो उस दिन सारे अखबार चुप हो गए, क्योंकि किसकी नाक काट के लगाई गई। तो अब वो नाक जिंदा व्यक्ति की काट के लगाने का मतलब है कि भारतीयों की इतनी गुलाम मानसिकता है कि वो आज़ाद तो हो गए अंग्रेजों से, लेकिन उनकी मानसिकता अभी गुलाम ही है। आज भी वह उनके, हमारे यहाँ के शासक आज भी उस इंग्लैंड के देशवासी की, उस रानी एलिजाबेथ के आगमन पर उनके तलवे चाटने के लिए तैयार है, उनकी खुशामद करने के लिए तैयार है, जो कि सरासर गलत है, अन्याय है और नहीं होना चाहिए। यही इस कहानी का उद्देश्य और इस पाठ के जो लेखक हैं उनका उद्देश्य भी यही है उसमें। ठीक।
तो ये तो इस कहानी का आपका संदर्भ और प्रसंग हो गया कि किस तरह से इस कहानी में विषय वस्तु क्या थी। अब इस कहानी के आधार पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मूर्तिकार कहाँ कहाँ गया, या मूर्तिकार ने, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि भारतीयों की नाक उसमें फिट नहीं आई, पंचम की लाट में फिट नहीं आई, क्यों? क्योंकि भारतीय जो थे स्वाभिमानी थे। भारतीयों ने बड़ा काम किया था और जॉर्ज पंचम जो थी वो उसकी नीतियाँ भारत विरोधी थी। तो उस पर हमारे देश का स्वाभिमान ज़्यादा ऊंचा बताते हुए लेखक ने कहा कि कैसे फिट आ सकती थी अन्य मूर्तियों की नाक उस पंचम की नाक के ऊपर। उसके अलावा और भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन में बहुत बनते हैं, लेकिन पहले आपके बुक के क्वेश्चन के आपको थोड़ा डिस्कस कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बुक में, सरकारी तंत्र जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता बदहासी दिखाई देती है वह किस मानसिकता को दर्शाती है? जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताया, फिर बता रही हूँ कि ये हमारे देश की गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। जो शासक में जो चिंता है, जो बदहवासी है, ठीक है, वो किसको दिखा रही है कि हम अंग्रेजों से आज आज़ाद हैं, हम आज इंग्लैंड के गुलाम नहीं हैं, लेकिन हमें आज हमारी मानसिकता दर्शाती है कि उनके आगमन पर, उनके शासक के आगमन पर हम अपने देश के सब कुछ अपने देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो महान लोग हैं, उनकी नाक भी, उनका सम्मान भी, उनके सम्मान में ऐसे जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, ऐसे लोगों के ऊपर न्यौछावर करने को तैयार हैं। एक तरफ से लेखक ये भी कहता है कि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है। अतिथि देवो भव मीन्स मेहमान जो होता है वो भगवान होता है। ये ठीक है, लेखक कहता है। हालांकि ये जो पाठ है ये इसमें भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जो हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव की, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ये पाठ किस तरह से अतिथि देवो भव की उस बात को काटता है या उस बात को कैसे प्रदर्शित करता है। तो लेखक यहाँ पर शिक्षा देता है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अतिथि देवो भव की परंपरा बहुत अच्छी है, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, लेकिन यह तभी तक होना चाहिए, उतना ही तक होना चाहिए, अतिथि का सम्मान भी अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अपने सम्मान को दांव पर लगाकर किसी भी अतिथि का सम्मान करना ये सर्वथा अनुचित है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? इसे आप कैसे तर्कसंगत ठहराएंगे? तो परेशानी का मैंने बताया, दर्जी की परेशानी का क्या कारण था कि एलिजाबेथ किस तरह के कपड़े पहनेगी, कहीं उसकी आन बान शान में कोई कमी तो नहीं आएगी, ठीक है। और जब वो घूमेंगी यहाँ पर तो उस समय उसके कपड़ों पर लोगों का अधिक ध्यान जाएगा, और उनके कपड़े कैसे होना चाहिए जो ज़्यादा चकाचौंध भी पैदा न करें, ठीक है। तो वो बेचारा अपने काम के प्रति सभी लोग समर्पित रहते हैं, दर्जी की परेशानी जायज़ है, वो भी समर्पित है, कहीं मेरे काम के कारण कहीं रानी को कष्ट न उठाना पड़े या देश के लोगों को सुनना न पड़े, तो ये उसकी परेशानी का कारण था। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है आपका, देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी, इसका क्या आशय है या इसके लिए क्या प्रयत्न किए गए होंगे? क्या प्रयत्न किए गए दिल्ली की काया पलट करने के लिए? जो सड़कें वीरान थी, जिनमें लाइट नहीं थी, उनमें लाइट लगाई गई, सड़कों की सफाई हुई, ठीक है, उन्हें रंगा पोता गया, सब सरकारी खर्चे पर सजाया संवारा गया होगा, बिजली से प्रकाश किया होगा, नए नए फव्वारे लगाए होंगे, झरने आदि लगाए गए होंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विशेष ट्रैफिक का प्रबंध होगा, सब सरकारी खर्चे पर, क्योंकि उस समय हमारा देश बहुत गुलाम था। तो उसके बाद भी हम उस रानी एलिजाबेथ के लिए इतना खर्च करना सर्वथा अनुचित था, लेकिन हमारे देश ने ये प्रयास किया उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आज की पत्रकारिता की चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान आदि संबंधी वर्णन का दौर चला है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपकी क्या विचार है? इस तरह की पत्रकारिता क्या कहलाती है? मनोरंजन पत्रकारिता कहलाती है। अभी आप 11th में जाएंगे तो 11th में आपको एक अलग ही बुक है आपकी, जनसंचार जिसका नाम है, तो उसमें पत्रकारिता के बारे में, पत्रकारिता क्या होती है, जो पत्रकार लोग जो होते हैं, जो अपनी न्यूज़ देते हैं, वो पत्रकारिता होती है। तो इस तरह की जो न्यूज़ होती है पत्रकार की, वो मनोरंजन पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। और इस प्रकार की
बातों पर ज़्यादा लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। लेखक ये कहते हैं, लेखक जो ने लिखा इस तरह की पत्रकारिता में, क्योंकि ये क्या करती है, फैशन को बढ़ावा देती है। फैशन क्या करता है, ध्यान भटकाता है, पढ़ाई से मन दूसरी ओर को ले जाता है। तो इस तरह की पत्रकारिता पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या असर डाल रही है। युवा पीढ़ी पर क्या असर डाल रही है, युवा पीढ़ी क्या कर रही है, आज ऐसे कपड़े पहनती है जो कि फुहड़ हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति को क्या करते हैं, धता बताते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति का सम्मान कम करते हैं। ऐसी ऐसी पत्रकारिता, यही पत्रकारिता का ही कारण है आज युवा वर्ग जो है, जो कपड़े पहन रहा है, चाहे वो युवतियाँ हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों। तो ऐसी पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उस पर युवकों का ध्यान या युवाओं का ध्यान कम जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। मैंने आपको बताया ना, मूर्तिकार पहाड़ों में भी गया और उसके अलावा उसने अनेक सरकारी फाइलों में जगह ढूंढी, कहीं पर कोई पत्थर मिल जाएगा। सरकारी फाइलों में क्या पता कहीं पर कोई जिक्र हो किसी समय का कि किसके पत्थर कहाँ से लाए गए। उसके अलावा उसने सारी खानों का दौरा किया, सारे महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण भी किया। उसके बाद भी उसकी अंत में जीवित व्यक्ति की नाक लगानी पड़ी, यह उसका प्रयास था। अच्छा, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है, नाक मान सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी इस व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए। ठीक है, कैसे है नाक मान सम्मान का प्रतिष्ठा, क्योंकि नाक पर अनेकों मुहावरे भी हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, नाक रह जाना, नाक कट जाना, नाक का अस्तित्व बने रहना, तो इस तरह के जो मुहावरे हैं सब नाक पर आधारित है। ठीक, और इसलिए नाक को किसका प्रतीक माना है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक माना गया, प्रतिष्ठा का परिचायक माना। तो यहाँ पर जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन का प्रतीक है और उनकी कटी नाक उनके अपमान का प्रतीक है। इसलिए भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर जॉर्ज पंचम भारतीयों द्वारा अस्वीकार किया गया था, उसकी नीतियों को। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो सरकारी तंत्र था वो आज एलिजाबेथ रानी के आगमन पर जो अपनी हताशा, जो अपनी हड़बड़ाहट पर शो करता है, वो क्या है, गलत है। उसकी आराधना करना, उसकी आराधना में जुट जाना, यह पूर्णतः गलत था और ऐसा प्रेम नहीं दर्शाना चाहिए उन्हें। ठीक है, उनकी यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति का पत्थर भी विदेशी था, अगर हमारा स्वदेशी होता तो कहीं न कहीं मिलता। ठीक है, उनका मान कहने का मतलब ये है कि भारतीयों का मान सम्मान या उनकी भारतीयों के बलिदानी बच्चों का मान सम्मान जो है वो उस पंचम की नाक से कहीं अधिक था। ठीक है, कहीं अधिक इस कहानी के इस निबंध के माध्यम से लेखक ने दर्शाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जॉर्ज पंचम की लाट किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों में फिट न होने से लेखक किस बात की ओर संकेत करता है। जैसा अभी मैंने बताया, किस बात की ओर संकेत कर रहा है कि भारत की आज़ादी की लड़ने वाले बलिदानी बच्चे हों या युवा हों, उनका मान सम्मान जॉर्ज पंचम से अधिक है। जॉर्ज पंचम उनसे अधिक कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, आज़ादी के लड़ने वाले हैं, बलिदानी बच्चे हैं। अब बलिदानी बच्चे के माध्यम से आप कहेंगे कि बच्चों ने क्या बलिदान किया। बच्चे, जब जलियांवाला बाग में हमारे यहाँ के 20,000 आदमी अंग्रेजों ने मार दिए थे, जनरल डायर ने, तो उस समय हमारे देश के बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी बलिदान हो गए थे, बच्चे भी शहीद हो गए थे। उस जनरल डायर की तोप के आगे उन्हें भी अपनी जिंदगी को गंवाना पड़ा था। ये उनका देश के प्रति क्या माना गया, बलिदान माना गया। इसीलिए कहा कि बच्चों का भी बलिदान था। ठीक है, गांधी, नेहरू, सुभाष, पटेल आदि तो निश्चित रूप से जॉर्ज पंचम से बहुत आगे थे, बहुत आगे मान सम्मान का प्रतीक थे। तो उनकी और जॉर्ज पंचम की कहाँ बराबरी हो सकती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट, जो है कि नई दिल्ली में सब था लेकिन नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। एक जगह कहा लेखक ने कि नई दिल्ली में सब कुछ तो था लेकिन नाक नहीं था। नाक नहीं था मीन्स हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। नई दिल्ली का मतलब हमारे देश से है। हमारे देश में सारी सुख सुविधाएं हैं, सब जमीन है, सारी नदियां हैं, सब फल हैं, जंगल हैं, सब कुछ है। लेकिन हमारे देश में क्या नहीं है, भारतीयों में, हमारे भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं है। ठीक है,
क्योंकि अगर आत्मसम्मान की भावना होती तो इस तरह हमें गुलाम बनाने वाले जॉर्ज पंचम के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करने की देश ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि उस जॉर्ज पंचम ने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। तो हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसे गलत ठहराएं, उस पंचम की नीतियों को आज भी गलत ठहराएं, चाहे वो हम शासक के रूप में हों, चाहे वो हम एक भारत के में रहने वाले नागरिक के रूप में हों। ठीक, अंत में एक क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थी? ठीक है, क्योंकि कोई अभिनंदन कार्यक्रम नहीं हुआ, न कोई सम्मान पत्र भेंट हुआ कि इसने लगाई नाक, इसको सम्मान पत्र दिया जाए, क्योंकि वो तो जिंदा आदमी की नाक लगा रखी थी। न कोई उद्घाटन हुआ, न कोई फीता काटा गया, न कोई सार्वजनिक सभा हुई, तो अखबार को चुप रहना ही था। अब वो अखबार किसका नाम बताता? जिंदे आदमी का नाम। ठीक, तो इसलिए कोई समारोह भी नहीं हुआ, इसलिए अखबार उस दिन चुप थे। ठीक बेटे, उद्देश्य मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, गुलाम मानसिकता को दर्शाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन मैंने आपको हर तरह से इस पाठ के समझा दिए हैं, और इस पाठ को मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा जैसा मैंने आपको समझाया। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।